अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सालगिरह की जो मुबारकबादें दी हैं उन सब के लिए बहुत शुक्रिया और दुआओं का भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह वी होप कि अगली सालगिरह तक पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हों और हम बड़े खुशगवार माहौल में एक दूसरे से बात कर रहे हों। तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं इस सिलसिले में। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खबर जो आपको मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, तो वो फैसला सुनाया जाएगा बाद में। लेकिन फिर कुछ देर बाद खबर मिली कि जी वो फैसला महफूज जो हुआ है वो अब कल सुबह सुनाया जाएगा। यानी जब आप देख रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि आज सुबह में भी। तो अब ये है कि फैसला तो महफूज है और 11 साढ़े 11 के करीब मंगल के रोज उसने सुनाया जाना है। उसमें मजीद शायद 1.5-2 घंटे 3 घंटे की ताखीर करेंगे, जानबूझकर मजीद डिले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैसला तो इवेंचुअली आना है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि जो लतीफ खोसा साहब हैं, जो पाकिस्तान में चोटी के लॉयर्स हैं, उन सबका ये मानना है कि इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ये कह सके कि इमरान खान का फैसला सजा का जो है वो मुअत्तल नहीं होना। हर किसी की राय ये है कि ये फैसला मुअत्तल होना ही है और इसमें बहुत से नकाइस हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट मान चुकी, ये बात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब मान चुके और खुद इलेक्शन कमीशन के वकील भी इस बात को मान चुके हैं तकरीबन कि नकाइस हैं फैसले में। तो अब बड़ा मुश्किल है इस फैसले का सस्टेन करना, लेकिन जो चाहे उनका हुस्ने करिश्मा साज करे। तो इसके मज़दाक कुछ भी अभी भी हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डिले करने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसके अलावा 9 मुकदमात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जिनमें उनकी जमानतें खारिज की गई थी अदम पैरवी की बुनियाद पर। इनमें ज्यादातर जो मुकदमात हैं वो दहशत गर्दी के हैं और इन दहशत गर्दी के मुकदमात में बेसिकली यही कहा गया कि चूंकि वो अदालत में पेश नहीं हुए तो जमानत खारिज हो रही है। अदालत में वो कैसे पेश होते वो तो जाहिर है जेल के अंदर बंद है। अब इन फैसलों को भी चैलेंज कर दिया गया है क्योंकि ये दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनकी जानिब से और जो खुसूसी अदालतें हैं उनकी जानिब से जमानतें खारिज की गई हैं। तो इन्हें भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्टीमेटली चैलेंज कर दिया गया है वकला की जानिब से। और पहले तो इन पे एतराज लगा दिया गया था। अब देखते हैं कि एतराज के बाद इनके बाद कब इनकी समाअत होती है, क्योंकि ये बड़ा सीधा सीधा सा मामला है कि अगर ये जमानतें जो हैं इनको दोबारा से बहाल नहीं किया जाता और मनसूख ही रहती हैं तो इस सूरत में ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि फिर इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए उनके पास एक जवाज मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो साइफर केस है उसके ऊपर भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। अब मैं इसमें ये बता दूं, आज वैसे लतीफ खोसा साहब ने भी कमाल ही इसके ऊपर अपनी राय दी है साइफर केस के बारे में कि साइफर का तो केस कोई है ही नहीं है। और मैं शुरू दिन से ये बात कह रही हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आप उसमें जान सकते हैं कि मैंने ये बात बार बार की है कि मुझे तो अभी तक यही नहीं पता कि ये साइफर का केस है क्या, इसमें इल्जाम क्या है इमरान खान के ऊपर, ये बात समझ से बाहर है। लतीफ खोसा साहब ने भी उसको मजीद ज्यादा बेहतर तरीके से कानूनी तौर पर भी कहा और वैसे भी कॉमन लॉजिक के भी तहत अगर हम उसको जांचें तो कोई समझ नहीं लगती कि एक बंदे के खिलाफ धमकी आमेज खत आया, वो खत आपका एक कोडेड वर्जन होता है, उसको डीकोड करके उसका जो एक मफहूम है, जो उसका एक ट्रांसलेशन है, जो उसका एक आप कह लें कि उसके पॉइंट्स हैं जो वो हर जगह सर्कुलेट हुए और वो पहले से ही सबके पास थे। मतलब जो इंटरसेप्ट में भी इवन स्टोरी छपी है तो वो वही पॉइंट्स हैं जो सब पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो सबके पास ऑलरेडी थे और जिसको कैबिनेट मीटिंग में डिक्लासिफाई भी किया गया, जो इस वक्त भी बहुत सारे लोगों के साथियों के पास भी था, चीफ जस्टिस के पास है, सदर के पास है, स्पीकर के पास पड़ा हुआ है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि जी वो कोई एक ही कॉपी थी, इसके अलावा कुछ उसमें वो सीक्रेट कॉपी एक ही थी और वो कहीं खो गई और उसकी वजह से अब इमरान खान पे इल्जाम है। तो भाई वो सीक्रेट कॉपी तो अभी भी वहीं पड़ी होगी। असल में तो ये मफहूम है जो कि हर जगह पे पहले से ही डिस्कस हो चुका है। और दूसरी बात ये कि इवन देन कि अगर ये कॉपी थी, खत था, मफहूम था या वही था, इस बात को भी बहस को एक तरफ रख दें तो इवन देन इसमें तो बड़ी लॉजिकल बात है कि आपको एक गैर मुल्क अगर धमकी दे रहा है और प्राइम मिनिस्टर उस पर ये कह रहा है कि ये धमकी दी जा रही है तो ये गलत बात है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने की बात करने वाले ये कौन होते हैं? तो उसके ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर को अंदर करेंगे या फिर आप उस धमकी देने वाले मुल्क को खरी खरी सुनाएंगे कि भाई आपने किस खुशी में ये धमकी दी? आपको तो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मौके पे खड़ा होना है ना
कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप फैसला करने वाले होते कौन है। और यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि जी आपने ये बात क्यों की। यानी जिसने धमकी दी उसने जैसे कि कुछ गलत नहीं किया, और जिसने उस धमकी के बारे में बताया कि जी ये मुझे धमकी दी जा रही है, उसको आप पकड़ के अंदर कर दें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर मुझे कोई धमकी देता है और मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट जमा करवाती हूँ, दर्ज करवाती हूँ कि भाई मुझे ये फलां शख्स ने धमकी दी है, तो पुलिस पकड़ के मुझे ही अंदर कर दे कि भाई तुमने धमकी के बारे में क्यों बताया। ये तो इस तरह की बात है। तो ये एक अजीब मजाक सा केस है, लेकिन बना दिया गया है। भाई ठीक है, उनकी मर्जी है बनाने वालों की। लेकिन अगेन इन केसेस में आप इस तरह के 1000 केस भी बना लें, इन दी एंड ये केसेस वो केसेस हैं जिनमें आप इनको अगर सजा भी सुना देंगे तो वो अवाम को लॉजिकली मुतमिन नहीं करेगी। और जब तक अवाम लॉजिकली मुतमिन नहीं होंगे उस वक्त तक वो किसी ऐसी सजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान के मामले पर। बड़े हमारे जो जयद नाम नहाद सहाफी बने फिरते हैं, उनका भी ये बड़ा एक आर्ग्यूमेंट होता है कि जी देखेंगे तो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, उनको भी तो सजा सुनाई गई थी और नाअहल किया गया था, तो इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। तो बड़ा फर्क है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नवाज शरीफ साहब के केस में अगर आप ये मान लें कि भाई उनके साथ, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिला, बेतहाशा उनकी JITs भी बनी, दहशतगर्दी की अदालत में भी वो एहतसाब अदालत में समातें हुई, चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग समातें होती नहीं, बहुत उन्हें मौका मिला कि वो अपने जस्टिफाई करें। उनके ऊपर 200 केसेस बनाकर कोई विक्टिमाइजेशन नहीं थी। एक वही केस था जो पनामा वाला, वही केस था जिसके ऊपर उन्हें सजा हुई। तो विक्टिमाइजेशन का उस तरह से एलिमेंट नहीं लोगों के दिलों में उस तरह से जीराई नहीं थी इस वाले मामले की। और दूसरी बात ये कि इवन अगर कुछ लोगों का ये ख्याल था भी कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, तो इवन देन लोगों का ये ख्याल था कि ये भी बात अपनी जगह एक फैक्ट है कि इन लोगों ने करप्शन की हुई है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इमरान खान के बारे में लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान ने करप्शन की हुई है, या इमरान खान दहशतगर्द है, या इमरान खान ने कोई वाकईतन तौहीन मजहब की हुई है, या इमरान खान ने वाकई कोई कोयटा के जो वकील है उसको कत्ल करवाया हुआ है। तो आप जब तक अवाम की कॉमन सेंस को सेटिस्फाई नहीं करते ना, उस वक्त तक लोग आपकी इस सारी कार्रवाइयों पर जो आप सजाएं सुनाएं, किसी चीज के ऊपर वो मुतमईन नहीं हो सकते, वो सब झूठ लगेगा। यही बात नवाज शरीफ के केस में अगर सुनाई गई, फैसला सुनाया गया, सजाई, तो लोगों का ये ख्याल था कि एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे है, लेकिन करप्शन तो खैर इन्होंने भी की हुई है। बहुत सारे लोग इस बात को हर जगह पे बैठ के डिस्कस भी करते थे और मानते भी हैं। इवन PMLN वाले मानते थे कि भाई खाता है तो लगाता भी तो है वाला सीन था, यानी वो मानते थे कि वो खाते हैं। तो ये जो चीज है, ये एलिमेंट इमरान खान के बारे में नहीं है, ये परसेप्शन इमरान खान की नहीं है, और लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप ये परसेप्शन डेवलप करने में नाकाम रहेंगे। तो अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपने जो आखिरी काम करके उनको जेल भेजा, वो देखे जेल में वो एक और बड़े रहनुमा और लीडर के तौर पर उभर आए हैं। अब तो और उनके बारे में एक अलग किस्म का हीरोइज्म बन चुका है कि यार ये शख्स जेल भी इस तरह काटता है, यानी कि इस तरह की ना गुफ्तब है, सूरत हाल में भी वो इतना मुतमईन है और इतना शाश विशाश है, कोई फिक्र नफाका वाला। यार ये किस लोहे के आसाब से बना हुआ शख्स, तो आपने तो उसको फिर एक और ही लेवल पे पहुंचा दिया है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब कभी भी इमरान खान साहब रिहा होंगे जेल से और जब वो वापस आएंगे, तो जस्ट आप इमेजिन करें कि उनकी वापसी, उनका पहला खिताब, उनकी पहली झलक, क्या लोगों का वो एक लेवल हो। यानी आपने तो वैसे तो वो रोज ही खिताब करते थे सोशल मीडिया पे, जब घर पे बैठे हुए थे तो आहिस्ता आहिस्ता व्यूअरशिप भी कम होती थी, कभी कोई इवेंट होता था तो बढ़ जाती थी, वरना तो एक नॉर्मल सी व्यूअरशिप होती थी और चलो जी वो चल रहा होता था मामला। लेकिन जब आपने उनको इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दी एक अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद तो अब लेवल ही अलग हो गया ना। अब तो भाई वो बाहर निकलेंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने मिलियन लोग होंगे जो उनको बैठ के देखेंगे उनका कभी पहला खिताब, और क्या लेवल होगा जब वो पहली दफा बाहर निकलेंगे एक झलक देखने के लिए, या कोई पहला अगर वो जलसा अनाउंस करेंगे उस पर जाने के लिए। तो मतलब आपने खुद उनकी कैंपेन चलाई हुई है। वाकई वो अगर ये कोई बात करता है कि PTI कैंपेन उसको चलाने की जरूरत नहीं, तो ये 100% दुरुस्त बात है। इनकी सारी कैंपेन तो खुद इनके दोस्तों ने चला दी है माशाल्लाह से। तो ये एक अजीब सी बेवकूफ़ाना सी फैसलों के तसलसल हैं जो चलते चले जा रहे हैं,
और इसमें कोई इनको हासिल नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान हुआ है। और जितने लोग इसमें शामिल हुए हैं उन सब ने भी अपना नुकसान किया। अब हालिया परवेज खटक साहब हैं जिन्होंने आके बहुत जबान दराजी की कि जी वो ये थे, वो तो बगावत चाहते थे, वो तो खुद पसंद आदमी थे, वो तो कब्बुर में मुब्तला है, ये तो पीटीआई को तो मैंने जिताया केपी में, सारा काम तो मैंने किया, इमरान खान का तो कोई वोट नहीं है, ये तो आप सफाया हो गया, वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं वो बोलते हैं। और जी हम तो पार्टी के लिए मेहनत करते थे, पता चला मुराद सईद और वो बाकी जो लोग हैं अली अमीन गंडापुर, वो तो बगावत के लिए उनको पूरा प्लान दिया गया है। तो ये सारी बातें इनके लिए बिल्कुल जिनकी कहते हैं ना कोई हैसियत नहीं है, वो वाली बात है। भाई अगर आपके सामने इतने खतरनाक प्लान बन रहे थे तो आप क्यों चुप करके बैठे हुए थे? फिर तो आप पूरे शरीके जुर्म हुए कि आप मेरे सामने मेरे मुल्क के खिलाफ कोई अगर प्लान बन रहा है तो भाई सबसे पहले तो मुझे इस पे बोलना चाहिए, बताना चाहिए। आप चुप करके बीसने बन के बैठे रहे, और जब आप के ऊपर बुरा वक्त आया, अब आपको नजर आ रहा है कि जेलें भुगतनी पड़ेंगी, तो आपने बाहर आके पार्टी भी छोड़ दी और फिर अब आप जनाब इंकशाफात करते फिर रहे हैं। तो अब इंकशाफात की 1 रुपए की 2 टके की हैसियत नहीं है। आप उस वक्त बोलते तो बात भी थी, अब तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला। तो ये अब सिर्फ आप अपने सर में खाक डाल रहे हैं इस उम्र में, इसके अलावा तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। बाकी जनाब जो ये चल रहा है बिजली का मामला, इस पे आप लोगों को आज भी मायूसी होना पड़ेगा, इसलिए कि बिजली के बिलों के हवाले से जो दूसरा भी इजलास हुआ है उसमें भी कोई खातिर खा बड़े फैसले नहीं हो सके। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 इजलास करें या 10 करें, इनके हाथ में कुछ है नहीं और ये कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं है। तो ये मामला जो है भुगतना आवाम को ही पड़ेगा, और आवाम के गमो गुस्से को अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये तो सूरत हाल ऐसे ही है, तो कोई रिलीफ नहीं वहां पे मिला, बल्कि अब उल्टा अब मजीद आवाम को मैं खबर दे दूं कि आप लोग तैयार हो जाएं। अब पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ने वाली है। अब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट 300 का ये पेट्रोल भी हो जाएगा। तो पहले मैंने एक दफ़ा बात की थी कि ट्रिपल सेंचुरी डॉलर की पहले होगी या पेट्रोल की, तो डॉलर नंबर 1 आया है, वो पहले ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया और अब बारी है पेट्रोल की। तो अब आइंदा चंद दिनों में जो मजीद है पेट्रोल बढ़ेगा। उसकी वजह भी यही है कि चूँकि डॉलर रेट बढ़ा है तो आप डॉलर से ही खरीदते हैं पेट्रोल, तो इस वजह से पेट्रोल भी उसकी कॉस्ट भी महंगी होगी। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी इक्वेशन है कि जब डॉलर रेट बढ़ता चले जाएगा तो आप जितनी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं और फिर यहाँ पर आपको महंगी करके बेचनी पड़ती हैं। तो ये तो अब एक ऑटोमेटिक सी सिचुएशन है, इसको तो झेलना ही पड़ेगा। पेट्रोल आपका महंगा होने जा रहा है। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बड़ी खबर चल रही है आज, बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं कि जी कुछ बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। ज़्यादातर लोग सुहेल बड़ाई साहब को कोट कर रहे हैं इस सिलसिले में, कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर कुछ कयास राइयाँ की हैं, कुछ लोग जनरल फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं और कुछ तो इवन ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब गिरफ्तार होंगे। मेरी ज़ाती राय में, मेरी मालूमात की हद तक कोई गिरफ्तारी ऐसी नहीं होने जा रही। जनरल बाजवा के हवाले से आप सब जानते हैं कि ये जो पिछले दिनों परेड भी हुई थी उसमें तो वो सलामी के चबूतरे पर साथ बैठे हुए थे आर्मी चीफ के। तो ये एक मैसेज था, स्ट्रॉन्ग मैसेज था। इस बात को अंडरस्टैंड करने वाले करते हैं, समझिए आप भी कि आप उनको बुरा भला कहें, आप उनको ये कहें कि जो वो जमहूरियत के दुश्मन थे, नून लीगियों ने उनके ऊपर अलहदा चलाई हुई है मुहिम और पीटीआई वालों ने अलहदा चलाई हुई है, लेकिन जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो उसको ये रिस्पेक्ट देता है कि वो उसको अपने साथ बिठाता है और वो उनको अपने शाना बशाना खड़ा रखता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनकी आपस में बॉन्डिंग है या क्या उनकी रिस्पेक्ट का लेवल है। तो क्या वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं? अव्वल तो हम इन दोनों शख्सियात को एक तरफ रख के भी अगर एनालाइज करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप हमेशा देखते हैं कि जो साबिक आर्मी चीफ भी होते हैं उनके हवाले से भी फौज बड़ी सेंसिटिव होती है और उनको भी वो बिल्कुल ऐसे अकेला तन्हा नहीं छोड़ती। ये बात हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में भी देखी कि मुशर्रफ साहब ने तख्ता भी उल्टा, 8-9 साल हुकूमत भी की। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 2013 में और उन्होंने फिर उनके ऊपर बगावत का आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाया, संगीन गद्दारी का, तो उसके बाद इस बात को उस वक्त के राहील शरीफ जनरल राहील शरीफ जो आर्मी चीफ थे उन्होंने पसंद नहीं किया और फिर यहाँ से उनके इख्तिलाफात का आगाज़ भी हुआ PMLN के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ। और फिर उसके बाद फिर खैर और भी वजूहात थी, डॉन लीक्स भी हुई, कुछ लोग कहते हैं फिर उन्होंने एक्सटेंशन भी मांगी वगैरह वगैरह, वो फिर बाद के मजीद इजाफे होते गए। लेकिन जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी एक इसका नुक्ता आगाज़ था
और कोई भी आर्मी चीफ को फौज ये नहीं देखना पसंद करती या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये देखना पसंद नहीं करती कि वो अदालतों में ख्वार हो रहा हो या उसको सजा हो या उसके हवाले से किसी किस्म की भी कार्रवाई का कहा जाए, क्योंकि ये फिर अगर रास्ता एक दफा खुलेगा तो फिर तो आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा ना। तो अब ये उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हैं पुराने अपने आर्मी चीफ्स को भी, तो ये तहफ़्फ़ुज़ बाजवा साहब को भी हासिल रहेगा। कोई जितनी मर्जी छलांगे मारे, ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग तक तो होगा कि कोई बुरा भला कह ले, नून लीगी भी कह रहे हैं और बाकी भी कह देते हैं, सब भी आर्मी चीफ कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं जाने के बाद तो। लेकिन असल बात यही है कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह मैं नहीं समझती कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी कोई खास कार्रवाई होने जा रही है या कोई बात है। बाकी अगर ये साइफर केस इन्होंने खोला तो फिर ये कार्रवाई में सिर्फ इमरान खान नहीं आएंगे, फिर इसमें बहुत लोग शामिल तफ्तीश करना पड़ेंगे, क्योंकि ये फिर बात कौम इस्लामती में मौजूद तमाम लोगों के ऊपर भी आ जाती है, जिन्होंने साइफर देखा, जिन्होंने साइफर के ऊपर को हकीकत माना, उसके कंटेंट के ऊपर कहा कि बिल्कुल ये मुदाखलत है, इस पर डिमार्च भी किया। तो फिर ये सारी जो डिस्कशंस हैं, ये सारी जो पूछगछ है, तो फिर तो इसमें बहुत सारे लोग मुलविस भी हो जाएंगे। और फिर ये भी पूछा जाएगा कि आखिर असद मजीद साहब ने जो साइफर लिखा है उसमें डोनाल्ड लू का उन्होंने जो मुतालबा लिखा है कि इमरान खान को रिमूव कर दो, तो वो फिर मुतालबा आखिर किया किससे जा रहा था। तो फिर ये बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये होगी जो इक़्तिदार के ऐवानों में कि इमरान खान को साइफर केस में नहीं बल्कि किसी और केस में ही बंद रखा जाए, क्योंकि अगर साइफर का मामला खुलेगा तो फिर ये किस्सा जो है काफ़ी आगे तक जाएगा और अपने घर पे भी छींटें आएंगी। तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि ये डराने धमकाने और इमरान खान को ये एक प्रेशर देने के लिए ज़रूर है कि जी इसमें आपको सीक्रेट एक्ट है तो सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें ज़्यादा पेशरफ्त खुद को भी महंगी पड़ सकती है। इसलिए ना तो मुझे इस पूरे केस में भी और इवन इसके अलावा भी कोई गिरफ्तारी का इम्कान दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ कुछ शोशे हैं जो छोड़े जाते हैं। मेरा ज़ाती एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जो फौज है, मौजूदा आर्मी चीफ हैं या कोई भी मौजूदा जो सिटिंग आर्मी चीफ होता है, वो कभी भी जो पिछले आर्मी चीफ होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के हक में कभी भी नज़र नहीं आता। ये हैं जी की सारी बातें। और लास्टली मैं ज़रा बात कर दूं कि जो आलिया हमजा, यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद खान और खदीजा शाह साहिबा, इन सब ख़वातीन की जो वकील हैं खदीजा सिद्दीकी, उन्होंने GNN के ही एक प्रोग्राम में ये बात डिस्क्लोज़ की है कि इनको इसलिए ख्वार किया जा रहा है, केस आगे नहीं बढ़ रहे, कभी जज तब्दील, कभी बेंच तब्दील, कभी वकील तब्दील, कभी समाअत नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कोई आया नहीं, इस तरह करके हथकंडों से इनकी समाअतें मुलतवी इसलिए की जा रही हैं कि इन पे भी प्रेशर है कि आप 9 मई का सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल दें। ये उनकी वकील कह रही हैं और ये लोग कह रही हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ है और हम उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, और इसी वजह से ये सारा कुछ मुसीबत बर्दाश्त करने पे वो मजबूर है। लेकिन फिर अगर ऐसी ही बात है तो बड़े उनके हौसले को और डिटर्मिनेशन को सलाम है भाई, कि जो अपने लीडर के साथ डटी हुई हैं, और बहुत से मर्द हजरात से ज़्यादा फिर बेहतर निकली हैं ये ख़वातीन। और अगर ऐसा नहीं भी है तो तब भी इनके साथ जो गैर इंसानी और गैर आइनी सलूक हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जो राइट इनका ड्यू राइट है बेल का वो उनको मिलना चाहिए। बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं कानून की वो कानून के मुताबिक चलाएं, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा तफ्तीश आगे नहीं बढ़ी तो फिर जो बेल है वो उनका एक लीगल राइट है, तो उसको किस वजह से गसब किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईमान मजारी पे तो सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उठानी भी चाहिए, लेकिन वो भी माएँ बहनें बेटियां हैं किसी की, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठता। ये मैं उन तमाम ख़वातीन की चैम्पियन जो बनती हैं हुकूक की, उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।